वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। और आज का जो एपिसोड है उसमें हम रियल मैड्रिड की सेल्टा के अगेंस्ट जो जीत हुई है उसको कवर करेंगे। क्रिस्टियानो रोनाल्डो ने एक और हैट्रिक मार दिया है, उसके बारे में भी हम बात करेंगे। मोहम्मद सलाह बहुत जल्द अल इत्तेहाद के प्लेयर बन सकते हैं, वो भी आपको मैं बताऊंगा। और उसके बाद कैंसिलो की डील कहाँ तक पहुंची और बार्सिलोना से क्या अपडेट्स हैं, वो सारी की सारी बातें मैं आपको इसी एपिसोड में बताऊंगा। तो वीडियो को आखिर तक जरूर देखिएगा। और अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिएगा। तो सबसे पहले स्टार्ट करते हैं रियल मैड्रिड से। रियल मैड्रिड ने एक और अवे गेम जीत लिया, तीसरा अवे गेम था उनका और बहुत ही टफ गेम था सेल्टा के अगेंस्ट। सेल्टा ने बहुत अच्छी परफॉर्मेंस दी और सेल्टा अगर अपने चांसेस अवेल कर लेती तो शायद इस गेम का रिजल्ट कुछ और होता, लेकिन रियल मैड्रिड इसी बात के लिए जानी मानी जाती है कि उनको रिजल्ट अपने हक में करना आता है, अपनी तरफ रिजल्ट को खींच कर लेकर आना आता है और यही उन्होंने किया। और उनका भाई स्टार बॉय बेलिंगम, अगर मैं ये कहूँ कि साइनिंग ऑफ दिस समर बेलिंगम है तो इसमें कोई गलत बात नहीं होगी। 3 गेम्स में लगातार 3 मैन ऑफ द मैच, 3 गेम्स में 4 गोल उन्होंने किए। और बेलिंगम से पहले ये कारनामा रोनाल्डो ने 2009 में किया था, जब उन्होंने रियल मैड्रिड को ज्वाइन किया था, तब उन्होंने भी 3 गेम्स में 4 गोल स्कोर किए थे। भाई राइट टाइम पे राइट प्लेस पर आपको बेलिंगम नजर आएंगे जहां पर भी होते हैं, और जिस मर्जी सिचुएशन में होते हैं वहां पर आपको परफॉर्म करके दिखाते हैं। भाई मिडफील्ड में आपको नजर आते हैं, आपको ये फाइनल थर्ड में आपको नजर आते हैं, आपको ये डिफेंड करते हुए नजर आते हैं। तकरीबन 11 किलोमीटर, 10.5 से 11 किलोमीटर का इन्होंने डिस्टेंस कवर किया था पूरे मैच में। और फिर वही बात है कि राइट टाइम पर राइट प्लेस पर होकर वो गोल स्कोर कर देते हैं या वो असिस्ट दे देते हैं, और यही आपको चाहिए होता है भाई। और आप क्या चाहोगे, एक 20-21 साल का प्लेयर, इतना मेच्योर, इतना प्यारा विजन है उस बंदे का। और फिर उसके बाद से वो क्लच मोमेंट पे अपन जो उसको अवेल करना आता है कि क्लच मोमेंट को किस तरह से बनाना है, किस तरह से उससे रिजल्ट निकालना है। ये बंदा बहुत आगे तक जाएगा और मुझे लगता है कि ये अगर मैं ये कहूँ कि ये फ्यूचर का लेजेंड बनने वाला है तो ये गलत बात नहीं होगी। बहुत ज़बरदस्त परफॉर्मेंस इस बंदे की है और जान इसी बंदे ने डाली हुई थी पूरी रियल मैड्रिड में, क्योंकि रियल मैड्रिड काफ़ी ज़्यादा अंडर प्रेशर भी नज़र आ रही थी। सेल्टा ने भी बहुत अच्छी गेम खेली, उन्होंने तीसरे मिनट में गोल भी कर दिया था लेकिन वार ने उसको कैंसिल कर दिया। और उसके बाद से रोद्रिगो ने एक पेनल्टी भी मिस की जिसकी वजह से अंसेलोटी काफ़ी ज़्यादा गुस्सा भी हुए थे। और फिर मैच के बाद उनसे पूछा भी गया कि भाई आप इतना गुस्सा क्यों है, तो उन्होंने ये बात की कि क्योंकि हम लोगों ने डिसाइड किया था कि मॉड्रिच पेनल्टी लेंगे और मुझे समझ में नहीं आया कि ग्राउंड में क्या ऐसा हुआ कि रोड्रिगो को पेनल्टी दी और उन्होंने मिस कर दी। जब तक विनी खेल रहे थे तो विनी ने काफ़ी ज़्यादा थ्रेट जो है वो दिया फाइनल थर्ड में सेल्टा को, लेकिन विनी भी इंजर्ड हो गए। ये एक बड़ा सेटबैक है रियल मैड्रिड के लिए, और इसलिए मैं कह रहा हूँ कि ये बहुत ही इंपॉर्टेंट 3 पॉइंट्स हैं कि विनी भी इंजर्ड हो गए थे, मिलिटाओ ऑलरेडी इंजर्ड हैं, कोर्टुआ भी इंजर्ड हैं, आर्दा गुलर भी इंजर्ड हैं और विनी भी इंजर्ड होकर बाहर चले गए थे। तो काफ़ी मेन प्लेयर्स के बगैर रियल मैड्रिड खेली थी, लेकिन रिजल्ट वो निकाल के दे रहे हैं, वो 3 पॉइंट लेकर आ रहे हैं और अवे 3 पॉइंट उन्होंने लिए हैं। तो ऑब्वियसली बहुत ही इस कैंपेन के लिए उनके लिए बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। और विनी की जो अपडेट्स हैं इंजरी के बारे में, उसके बारे में एंसेलोटी ने ये बात की है कि ज़्यादा स्वेयर इंजरी नहीं है। गेताफे का जो अगला गेम होगा वो मिस करेंगे और इंटरनेशनल ब्रेक के बाद विनी जो है वो दोबारा से खेलने के लिए तैयार होंगे रियल मैड्रिड की तरफ से। तो अब देखते हैं कि वो उनकी इंजरी की नोयत क्या है। वो तो बेसिकली मेरे ख्याल में आज जब टेस्ट वगैरह होंगे तो ज़्यादा बेहतर पता लगेगा, लेकिन अभी एंसेलोटी ने यही कंफर्म किया है। तो अब जो सिचुएशन है वो ये है कि 3 मैचेस जीत चुकी है रियल मैड्रिड और 9 पॉइंट हैं, टॉप पर वो ऑब्वियसली हैं। और उन्होंने ये बात कह दी है बार्सिलोना को कि भाई अगर आप पेड्री इंजर्ड हैं या रोहो इंजर्ड हैं, जो कुछ भी है, हम भी 4 अपने मेन प्लेयर्स के बगैर खेल रहे हैं और रिजल्ट निकाल रहे हैं। तो इट्स नाउ ओवर टू यू बार्सिलोना। तो देखते हैं बार्सिलोना अपनी गेम में विल्यारेयल के अगेंस्ट क्या करती है। अब बात कर लेते हैं कि क्रिस्टियानो रोनाल्डो की अल नसर का मैच था, अल फतेह के अगेंस्ट अवे खेल रहे थे और 5-0 से अल नसर ने ये गेम जीत ली। माने ने किए 2 गोल स्कोर और क्रिस्टियानो रोनाल्डो ने भाईजान हैट्रिक मार दी, 63rd हैट्रिक है उनके कैरियर की। और उन्होंने एक खूबसूरत असिस्ट भी किया था माने को। तो भाईजान क्रिस्टियानो रोनाल्डो रुकने का नाम नहीं ले रहे। और जो सबसे अच्छी बात नजर आ रही है वो ये कि जिस तरह का उनका पिछला सीजन मैनचेस्टर यूनाइटेड के साथ गुजरा था, उनका हेड डाउन था, उनके शोल्डर्स डाउन थे, लेकिन अब वो बहुत ज़्यादा कॉन्फिडेंट नज़र आ रहे हैं, फाइट करते हुए नज़र आ रहे हैं। पुराने क्रिस्टियानो रोनाल्डो हमें दोबारा से खेलते हुए नज़र आ रहे हैं और मज़ा आ रहा है उनको देखकर।
और सबसे मज़े की बात ये है कि जो अल नस्र के फ़ैन हैं, जहाँ पर अल नस्र खेलने जाती है वहाँ पे उनका क्राउड आता है और पूरा सपोर्ट करता है। और उसके बाद से क्रिस्टियानो रोनाल्डो ने भी मैच के बाद ये बात की कि अल नस्र के फैंस खुश हैं तो मैं खुश हूँ और मैं यहाँ पर बहुत ज़्यादा हैप्पी हूँ अल नस्र में। और उन्होंने ये बात भी कही कि मैंने आपको कहा था कि आने वाले दिनों में सऊदी लीग दुनिया की बेहतरीन लीग्स में से एक बन जाएगी। और भाईजान यही हो रहा है कि हर प्लेयर जो है वो उठ के अब सऊदी अरेबिया जा रहा है, चाहे पैसे के लिए जा रहा है, चाहे जो कुछ भी है, लेकिन ये उनका राइट है, वो पैसे खर्च कर रहे हैं, जो मर्ज़ी कर रहे हैं, वो अपनी लीग को बड़ा कर रहे हैं। और हो सकता है कि भाई आने वाले वक़्त में जो पावर शिफ्ट है वो यूरोप से हो सकता है मिडल ईस्ट में आ जाए या एशिया में आ जाए, यू नेवर नो। क्योंकि इसका पहला पत्ता जो है वो सऊदी अरेबिया ने फेंक दिया हुआ है और वो पत्ता जो है इक्का साबित हुआ है इस टाइम पर। देखते हैं कि अभी क्या होता है। फिर इसी से रिलेटेड एक और बात ये है कि मोहम्मद सलाह, ये कहा जा रहा है कि अगले 48 आवर्स में मोस्ट प्रोबेबली हो सकता है कि अल इत्तेहाद की तरफ से उनका मेडिकल हो जाए और वो अल इत्तेहाद ज्वाइन कर लें। ये एक अरबिक जर्नलिस्ट है, काफ़ी ज़्यादा फेमस और काफ़ी ज़्यादा ऑथेंटिक न्यूज़ देते हैं और इनका नाम है हफर नज्जार इनका नाम है। तो इन्होंने ये खबर दी है कि हो सकता है कि अगले 48 आवर्स में मोहम्मद सलाह का मेडिकल हो जाए और वो हो सकता है कि अल इत्तेहाद को ज्वाइन कर लें। तो देख लें, अगर एक और बड़ा प्लेयर जो है वो सऊदी लीग को ज्वाइन कर लेगा और अल इत्तेहाद को वो ज्वाइन कर लेंगे, तो उसके बाद आप देख सकते हैं कि इसी विंडो में, एक ट्रांसफर विंडो में कितना ज़्यादा जो है वो वेट शिफ्ट हुआ है सऊदी लीग में और कितने बड़े-बड़े प्लेयर्स जा चुके हैं। और दूसरी तरफ क्लॉप का जो इंटरव्यू आया है, जो उन्होंने मैच से पहले एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की है, उसमें उन्होंने ये बात की है कि जो ट्रांसफर विंडो है वो सऊदी अरेबिया में 20 दिन बाद ख़त्म होगी और यूरोप के अंदर जो है वो 31 अगस्त को ख़त्म होगी और आई थिंक 20 सितंबर को जो है वो ट्रांसफर विंडो एशिया में या सऊदी अरेबिया में ख़त्म होगी। तो उन्होंने कहा था ये काफ़ी अनफेयर है, ट्रांसफर विंडो हर जगह पर इवन होनी चाहिए, एक ही टाइम पर बिजनेस होना चाहिए दोनों तरफ से। क्योंकि उनको ये डाउट है कि सऊदी अरेबिया के पास फिर एक्स्ट्रा 20 दिन होंगे मोहम्मद सलाह को खींचने के लिए या इस तरह की कोई और डील साइन करने के लिए। तो मेरे ख्याल से मैं उनके साथ एग्री करता हूँ, क्योंकि मेरे ख्याल से इवन होना चाहिए और ट्रांसफर विंडो जो है, ट्रांसफर मार्केट, वो एक साथ ही खुलनी चाहिए और एक साथ ही बंद होनी चाहिए ताकि टीम्स के ऊपर प्रेशर ना हो। क्योंकि ऑलरेडी सीजन स्टार्ट हो चुका है और अगर फॉर एग्जांपल सलाह चले जाते हैं सितंबर के फर्स्ट वीक में, सेकंड वीक में या थर्ड वीक में भी चले जाते हैं, तो फिर उस टाइम पर लिवरपूल क्या करेगी? लिवरपूल तो उनकी रिप्लेसमेंट भी साइन नहीं कर पाएगा। तो वो आई थिंक क्लॉप के पास पॉइंट है, वो बिल्कुल सही बात कर रहे हैं। अब बात कर लेते हैं बार्सिलोना की। तो भाई कैंसिलो की जो बात है वो अभी तक वहीं की वहीं अटकी हुई है, लेकिन फैब्रिज़ियो रोमानो ने एक ट्वीट किया है और उस ट्वीट में उन्होंने ये बात कही है कि दोनों क्लब्स बार्सिलोना और मैनचेस्टर सिटी काफ़ी ज़्यादा मुतमईन है कि ये डील हो जाएगी। फाइनेंशियल फेयर प्ले और ला लीगा की तरफ से हमें ग्रीन सिग्नल की ज़रूरत होगी, तो तब ही जो है वो कैंसेलो फ्लाई करेंगे और बार्सिलोना में आएंगे। और दोनों क्लब्स काफ़ी ज़्यादा जो हैं वो सेटिस्फाइड हैं कि आई मीन सब चीज़ें जो हैं वो हो जाएंगी टाइम से पहले पहले हो जाएंगी, ट्रांसफर विंडो ख़त्म होने से पहले पहले, और ये डील 31 अगस्त तक क्लोज हो जाएगी और ये लोन डील होगी। और जो है वो फिर उस अगर ये सब चीज़ें टाइमली हो जाती हैं तो फिर कैंसेलो बार्सिलोना के प्लेयर बन जाएंगे। तो ये अपडेट थी कैंसेलो के बारे में। मेरे ख्याल से कि कैंसेलो का बार्सिलोना को जल्द से जल्द ज्वाइन करना काफ़ी ज़्यादा ज़रूरी हो चुका है, क्योंकि बार्सिलोना के जो मैं समझता हूँ कि जो एक मिसिंग पीस है चाबी के सिस्टम का, वो अगर कैंसेलो आएंगे तो काफ़ी ज़्यादा बार्सिलोना की प्रॉब्लम्स को सॉल्व कर देंगे। फिर दूसरी खबर ये है कि भाई टेर स्टेगन जो हैं वो उन्होंने अपना एक नया कॉन्ट्रैक्ट साइन कर लिया बार्सिलोना के साथ 2028 तक के लिए। आपको पता है कि वो बार्सिलोना के कैप्टन्स भी में से भी एक हैं और एक अच्छा साइन है। आप जानते हैं कि पिछले सीजन में भी उन्होंने रिकॉर्ड जो है वो बराबर किया था क्लीन शीट का ला लीगा का, और इस सीजन में भी अभी तक उन्होंने क्लीन शीट्स जो हैं वो 2 के 2 मैचेस में रखी हुई हैं। तो बड़ी अच्छी फॉर्म में भी हैं और बार्सिलोना की वॉल जो है वो डिफेंस वॉल का एक बहुत ही अहम हिस्सा भी हैं। तो मैं ये समझता हूँ कि ये एक बड़ी अच्छी डील हुई है। मुझे डिटेल्स एग्जैक्टली नहीं पता कि क्या उन्होंने अपनी सैलरी को कम किया या नहीं किया, वो मेरे पास अभी तक कोई इन्फॉर्मेशन नहीं है। अगर मुझे कल इस बारे में कोई इन्फॉर्मेशन मिलेगी तो मैं आपको ज़रूर अपडेट करूंगा। तो ये थी आज की वीडियो, होपफुली आपको वीडियो अच्छी लगी हो और
अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर दीजिएगा और वीडियो को भी लाइक कर दीजिएगा। और मुझे कमेंट सेक्शन में भी आपने ज़रूर बताना है कि आप क्या समझते हैं कि कैंसिलो क्या वाकई में ज्वाइन कर पाएंगे, और आप मोहम्मद सलाह के बारे में क्या समझते हैं कि मोहम्मद सलाह वाकई में अल इत्तेहाद को ज्वाइन करेंगे या लिवरपूल के साथ ही वो ये वाला सीज़न खेलेंगे। सो डू लेट मी नो इन कमेंट सेक्शन। टेक केयर, बाय।